औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद जवाद इकबाल, लेक्चरर उर्दू जनाब कॉलेज जंग आपसे मुखातिब हूँ। हम आज साल दवम के तीसरे सबक का तारुफ और जायज़ा पेश करेंगे। इस सबक का उन्वान नवाब मोहसिनुल मुल्क है, जबकि इसके मुसन्निफ़ का नाम मौलवी अब्दुल हक है। इस सबक की सिन्फ खाका निगारी, जबकि इसका माखज़ चंद हम असर है। अज़ीज़ तलबा, खाका किसी भी शख्सी ज़िंदगी का इजमाली जायज़ा है, किसी भी शख्स की ज़िंदगी के चंद पहलुओं का जायज़ा। अंग्रेज़ी में खाका की तारीफ़ यूँ है: एन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ ए पर्सनैलिटी, शख्सी ज़िंदगी का मारूज़ी मुतालिया। खाका ऐसी सिन्फ़ अदब है जिसमें किसी भी शख्स की ज़िंदगी के चंद पहलुओं का अहाता किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, इस सबक का माखज़ चंद हम असर है। चंद हम असर बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के लिखे हुए शख्सी खाकों की किताब है। किताब में मशहूर व गैर मारूफ 14 शख्सियात के खाके तहरीरें शामिल हैं, जो कि इन शख्सियात की वफ़ात के बाद लिखे गए हैं। हम असर का मतलब हम ज़माना या रफ़ीक या दोस्त के होते हैं। अज़ीज़ तलबा, तारुफ़ मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक ने 1870 में जन्म लिया। खाते पीते ख़ानदान के फ़र्द थे। इब्तदाई तलीम पंजाब में हासिल की। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1887 में किया। सर सैयद की दूर अंदेश निगाहों ने मौलवी अब्दुल हक में वो सब कुछ पा लिया जिसे वो देखना चाहते थे। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में उनसे काम लिया। बीए करने के बाद मौलवी अब्दुल हक सर सैयद की हिदायत पर 1895 में हैदराबाद दक्कन पहुँचे। 1919 में सदर शोबा उर्दू जामिया उस्मानिया बने। आपने हैदराबाद में 43 साल तक क़याम किया। आपकी सारी ज़िंदगी उर्दू के फ़रोग़ और उसकी तरवीज के लिए वक्फ रही। कौम ने आपको बबाए उर्दू के नाम से नवाजा। मार्च 1959 में पाकिस्तान ने सरदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक मारे लिसानियात थे और तहकीक व तनकीद के माहिर भी। आपने लुग़त और तारीख़ ज़ुबान तरतीब दी। आपने कराची में उर्दू कॉलेज की बुनियाद रखी। आपका इंतकाल 1961 में कराची में हुआ। ऐसे रहमान अपने मजमून में आपके मुतल्लिक लिखते हैं: डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक अपनी ज़ात में खुद अंजुमन उर्दू हैं। उनकी सारी उम्र उर्दू की खिदमत में गुजरी है कि बवाए उर्दू का खिताब मौलवी अब्दुल हक के कामत पर रास्त आता है। अज़ीज़ तलबा, इस सबक को हम 3 मकासद के तहत तैयार करेंगे। नंबर 1, सबक की तशरीह तैयार करना। नंबर 2, सबक का खुलासा तैयार करना। नंबर 3, सबक के कसीरुल इंतखाबी सवालात तैयार करना। खुलासे और तशरीह के लिए ये एक निहायत अहम सबक है और हर दूसरे साल इस सबक का खुलासा या इस सबक का कोई नसर पारा तशरीह के लिए इम्तिहानी पर्चा में आता है। इस सबक के अहम निकात: इस सबक में नवाब मोहसिनुल मुल्क की शख्सी खूबियाँ बयां की गई हैं। उनके सियासी फ़हम और इदराक का जायज़ा लिया गया है। उनकी इंतज़ामी काबिलियत और अहलियत का इहाता किया गया है। उनकी हर दिल अजीज़ी का प्रचारक किया गया है। उनका मजहबी लगाव और किताबों के साथ उनका शौक़ व ज़ौक़ दिखाया गया है। उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत और सर सैयद के मिशन की तकमील में उनकी खिदमात का जायज़ा लिया गया है। अज़ीज़ तलबा, अब हम सबक की तरफ आते हैं। इस सबक के तमाम पैराग्राफ को हम एक तरतीब से पढ़ते चले जाएंगे और बुनियादी और अहम निकात की वजाहत करते चले जाएंगे। पहले पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने नवाब मोहसिनुल मुल्क की खूबियाँ बयां की हैं।
नवाब मोहसिनुल मुल्क के ऊपर हाशिया की अलामत है। हाशिया रमूज़ औकाफ की वो अलामत है जहाँ पर हमने किसी लफ्ज़ की तशरीह देना हो तो उस लफ्ज़ के ऊपर हाशिया लगा के सफ़े के नीचे उसके मुतल्लिक बयां कर दिया जाता है। अब हाशिया नंबर 1 को जब हम सफ़ा के नीचे देखते हैं तो मोहसिनुल मुल्क के मुतल्लिक लिखा है, मोहसिनुल मुल्क असल नाम नवाब सैयद मेहदी अली ख़ां, पैदाइश 1837, वफ़ात 1907, सर सैयद अहमद ख़ां के करीबी साथियों में से थे। हैदराबाद दक्कन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सरबराह रहे। सर सैयद की वफ़ात के बाद अलीगढ़ कॉलेज के सेक्रेटरी बने और अपनी होशमंदी, तदब्बुर और मेहनत से कॉलेज को यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचाया। मुस्लिम लीग कायम हुई तो वो उसके जनरल सेक्रेटरी बने। मुसलमानान हिंद पर उनके बड़े एहसानात हैं, इसलिए उनको हुकूमत वक्त ने मोहसिनुल मुल्क का खिताब दिया। मुल्क पर एहसान करने वाला, मुल्क का मोहसिन, मुल्क का हमदर्द। कुदरत ने नवाब मोहसिनुल मुल्क मरहूम को बहुत सी खूबियां अता की थीं। वजाहत, ज़हानत, खुशबयानी और फयाजी उनकी ऐसी आम और मुमताज़ सिफात थीं कि एक राह चलता भी चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता था। खिताब या नाम अटकल से रख दिए जाते हैं, मुसम्मा की खसूसियात का उनमें मुतलक लिहाज नहीं होता। नाम रखते वक्त तो मुमकिन ही नहीं, अताए खिताब के वक्त भी इसका ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन मोहसिनुल मुल्क का खिताब उनके लिए बहुत ही मौजू निकला। उनमें पारस पत्थर की खासियत थी, कोई हो कहीं का हो, उनसे छुआ नहीं और कुंदन का हुआ नहीं। अजीज तुलबा, मुसन्निफ बताते हैं कि अल्लाह ताला ने नवाब मोहसिनुल मुल्क को मुतनव्वे औसाफ से मुत्तसिफ किया था। वो रंगारंग फूलों का एक ऐसा गुलदस्ता थे जिसमें कई रंग पुशीदा थे। वो खूबसूरत शख्सियत के मालिक, बेहतरीन जहनी सलाहियतों के हामिल, खुश गुफ्तार और सखावत के पैकर थे। इन्हीं खसूसियात की बिना पर राह चलते लोग भी आपकी सलाहियतों का इदराक कर लेते थे। फारसी की एक ज़रबुल मिसल है, मुश्क आस्त के खुद बबोयद ना के अतार बगोयद। असल मुश्क वो होता है जो खुद खुशबू दे, ना कि वो जिसकी तारीफ अतार करे। अल्लामा इकबाल ने आप जैसे लोगों के लिए कहा था, निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। आम तौर पर जब किसी को खिताब दिया जाता है तो उस वक्त खिताब देते हुए उस शख्स की खसूसियात और खिताब का तकाबली जायजा नहीं लिया जाता, बस अंदाजे से खिताब दे दिया जाता है। जब किसी बच्चे का नाम रखा जाता है उस वक्त तो उसकी खसूसियात का पता ही नहीं होता, इसलिए यह मुमकिन ही नहीं कि उसका नाम उसकी सलाहियतों के मुताबिक रखा जाए। मगर खिताब देते वक्त उस इंसान की शख्सियत एक खुला आईना होती है, लेकिन उस वक्त भी इस बात को मलूज़े खातिर नहीं रखा जाता और नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन मोहसिनुल मुल्क इसमें बामुसम्मा थे, यानी वो अपने खिताब की जीती जागती और अमली तस्वीर थे। वो हकीकी मानों में मिल्लत के खैर खा और मुसलमानान हिंद के मोहसिन साबित हुए। मुसन्निफ ने उनकी ज़ात को पारस पत्थर से तशबीह दी है, यानी वो ऐसी खसूसियात के हामिल थे कि एक दफ़ा जो उनके करीब आ जाता उनकी मकनातीसी शख्सियत उसको अपने सहर में मुब्तला कर लेती। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंदी। अजीज तलबा, पारस पत्थर एक ऐसा फर्जी पत्थर है जिसके बारे में मशहूर है कि जो चीज़ इससे एक दफ़ा मस हो जाए वो सोने की हो जाती है। गोया नवाब मोहसिनुल मुल्क पारस पत्थर की मानित थे, जो आपके करीब हो जाता
وہ اعلیٰ خصوصیات سے متصف ہو جاتا۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا تھا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا۔ بار بوجھ، لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ فرماتے، بھلائی کا معاملہ فرماتے، حسن اخلاق سے پیش آتے، یہاں تک کہ سلام، کوئی شخص آپ کو سلام بھی کر لیتا تو اس کا جواب بھی دینا اپنے اوپر فرض کر لیتے۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ ان کی محبت اور ممانست کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے، زیر بار منت، بوجھ تلے دبے ہوئے تھے یا زیر احسان تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ سیاست شطرنج کی ایک چال ہے۔ مولانا بشانی کا قول ہے کہ سیاست میں افراد سے نہیں اصولوں سے دوستی ہوتی ہے۔ گویا سیاسی معاملات میں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبوراً کچھ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایک اعلیٰ مدبر اور ایک ذہین اور ایک سمجھدار شخص جب ایسے فیصلے کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ سانپ بھی مر جاتا ہے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی۔ کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے، کسی انسان کی خامی مل جائے تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ایسی کوئی صورتحال پیش آتی تو نواب محسن الملک اپنے ادبار، اپنی ذہانت اور اپنی سمجھ بوجھ سے اس مسئلے کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرتے کہ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی۔ اس سبق کا دوسرا پیراگراف، وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ جوہر کا لفظی مطلب موتی ہے، یہاں جوہر قابل سے مراد بہت سی خوبیوں کا مالک، طاق، تلاش میں۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، سوجھ بوجھ، انتظامی قابلیت، اہلیت کے جوہر خوبیاں کھلیں۔ عزیز طلباء، نواب محسن الملک نے 1874 سے 1893 تک حیدرآباد میں کام کیا۔ 1874 میں حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر سلاد جنگ نے جب نواب محسن الملک کی صلاحیتوں کی شہرت سنی تو انہیں حیدرآباد دکن بلوایا اور اپنے ہاں انہیں نوکری دی۔ یہاں پہ آپ نے 19 سال حیدرآباد میں گزارے اور یہاں پہ آپ نے خدا داد صلاحیتوں سے حقیقی معنوں میں انصاف کیا۔ یہاں پہ آپ کو اپنی خدا داد صلاحیتوں کو دکھانے کا موقع ملا۔ ان کا ذہن ایسا رسا، بات کی تہ تک پہنچنے والا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، معاملات پر نظر رکھنے والی، ان کے اوسان ایسے بجا، مشکل حالات میں نہ گھبرانے والے، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا، ایسی دسترس تھی کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں بالتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جو شخص مصیبت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ سب سے بہتر کام کر سکتا ہے۔ تو نواب محسن الملک بہترین منتظم تھے، حاضر دماغ تھے، بات کی تہ تک پہنچنے والے تھے اور حالات پر نظر رکھنے والے تھے اور مشکل اور پیچیدہ معاملات کو خندہ پیشانی اور جواں مردی سے حل کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی
सलाहियतें बख्शी थीं कि वो मुश्किल से मुश्किल और कठिन से कठिन काम को भी आसानी के साथ सर अंजाम दे देते थे। वो अगर टर्की या किसी और सल्तनत के फॉरेन मिनिस्टर होते, टर्की से मुराद जहां तुर्की है, फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा, तो यकीनन दुनिया में बड़ा नाम पैदा करते, बड़े बड़े मुदब्बिर उनका लोहा मान गए थे, अक्लमंद लोग, आकिल लोग। यहाँ पे मुसन्निफ बताते हैं कि नवाब मोहसिनुल मुल्क ने हैदराबाद दक्कन की हद तक तो अपनी सलाहियतों का इजहार किया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, लेकिन अगर वो उस दौर में तुर्की जैसी किसी अजीम सल्तनत का हिस्सा होते तो अपनी ज़हानत और अपने तदब्बुर और अपनी इंतज़ामी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा लेते और पूरी दुनिया उनकी सलाहियतों से वाकिफ हो जाती। अजीज तलबा, ये सबक का दूसरा पैराग्राफ था जिसमें मुसन्निफ ने नवाब मोहसिनुल मुल्क के सियासी फहम और इदराक का जायजा लिया। सबक के तीसरे पैराग्राफ में मुसन्निफ ने अहले हैदराबाद पर उनके एहसानात दिखाए हैं। नवाब मोहसिनुल मुल्क के अहले हैदराबाद पर इनफरादी और इज्तमाई दोनों हैसियतों से एहसानात थे। उनका सबसे बड़ा काम यह था कि उन्होंने बंदोबस्त का महकमा कायम किया, हकूमती मामलात को एक बाकायदा शक्ल दी और उन्होंने हैदराबाद दक्कन का बजट बनाया। बजट का लफ्जी माना जो है माली गोशवारा है, जिसमें आमदन और खर्च बनाया जाता है। बजट सालाना, माहाना, हफ्तावार या एक दिन का भी होता है, लेकिन यहां बजट से मुराद सालाना बजट है। उन्होंने जमीनों की पमाइश का काम किया। इसके अलावा मालियात, टैक्स और लगान वसूल करने के मामलात में भी इस्लाहें की। इसके बाद हम आते हैं इस सबक के अगले पैराग्राफ की तरफ। अजीज तलबा, सबक का चौथा पैराग्राफ, इसमें मुसन्निफ ने नवाब मोहसिनुल मुल्क की हैदराबाद से रवानगी का मंजर पेश किया है। नवाब मोहसिनुल मुल्क हैदराबाद में 19 साल तक रहे और जब हैदराबाद से जाने लगे तो स्टेशन पर कई लोग जमा हो गए जो उनके वक्त रुखसत ज़ारो कतार रो रहे थे। तो ये उनकी हर दिल अजीज़ी का बयन सबूत था। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो शहर हब्स में ठंडी हवाओं जैसा था, गजब की धूप में बरगद की छांव जैसा था। क्या बात थी कि लोग उनके रवाना होने पे या हैदराबाद से जाने पे ज़ारो कतार रो रहे थे। ये उनका लोगों के साथ मोहब्बत और मवद्दत का रवैया था। ये उनकी मिलन निसारी थी, ये उनकी शफकत, उनकी बुर्दबारी थी, ये उनके लोगों के साथ मुआमलात थे कि जब वो रुखसत होने लगे तो लोग उनकी जुदाई में ज़ारो कतार रो रहे थे। इससे अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ ने नवाब मोहसिनुल मुल्क का मजहबी और अदबी रुझान दिखाया है। मुसन्निफ बताते हैं कि नवाब साहब जब पैदा हुए तो उस वक्त मुसलमान सियासी, इक्तसादी, मुआशी, समाजी, तलीमी और मजहबी जवाल का शिकार थे और इन मुश्किल हालात में मुसलमानों को सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण नजर आती थी और वो उनका मजहब और उनका खुदा था। तो इस दौर में ज्यादातर लिखारी मजहब के मुतल्लिक लिखते थे। मुसन्निफ बताते हैं कि नवाब मोहसिनुल मुल्क का ओढ़ना बिछोना भी बचपन से ही मजहब था। वो भी बुनियादी तौर पर मजहबी लगाव रखते थे और मिलाद पढ़ते थे और वाज़ो नसीहत करते थे। उनकी एक तसनीफ़ है जो खालिसन मजहबी है जिसका नाम
आयात बय्यनात है, जिसका लफ्ज़ी मतलब रोशन दलाइल है। इसके अलावा उन्होंने जितने भी मज़ामीन लिखे, उन मज़ामीन में कहीं ना कहीं मज़हब की बात आती है। अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ ने नवाब मोहसिनुल मुल्क के फ़न तकरीर और बदरुद्दीन तैयब जी के मुतल्लिक बताया है। नवाब साहब बहुत आला मुकर्रर थे और उनकी तकरीर से लोग मुतासिर हो जाते थे। यहाँ पे मुसन्निफ बदरुद्दीन तैयब जी के मुतल्लिक बताते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी बम्बई में एक जज थे और सर सैयद और तहरीक अलीगढ़ के बहुत मुखालिफ थे। मुसन्निफ बताते हैं कि किस तरह एक जलसे में नवाब मोहसिनुल मुल्क ने तकरीर करके बदरुद्दीन तैयब जैसे अलीगढ़ के मुखालिफ को राम कर लिया। ये उनकी बेहतरीन तकरीरी सलाहियतों की वजह से मुमकिन हुआ और बदरुद्दीन तैयब जी आपकी तकरीर से मुतासिर हो गए और सर सैयद अहमद ख़ान की मुखालफत तर्क कर दी। आपको तकरीर करने का ऐसा मलका हासिल था कि जब बड़े बड़े जलसों में हालात बिखर जाते तो आप अपनी फसाहत और खुशबयानी से परेशान और दुखी चेहरों को खुश कर देते थे। इसके बाद अगले पैराग्राफ में मुसन्निफ ने आपके हुस्न अखलाक के मुतल्लिक बताया है। आप लोगों के साथ बड़े मोहब्बत अमीज़ तरीके से बात करते थे। अपने मुलाजमों और अपने महतातों के साथ आपका रवैया बड़ा मिसाली था। इसके बाद मुसन्निफ 8वें पैराग्राफ में आपकी मर्दम शनासी के मुतल्लिक बताते हैं। आपको लोगों को पहचानने की खास महारत हासिल थी। आप लोगों को बातों बातों में पहचान लेते थे। 9वें पैराग्राफ में आपके शौक मुतालिया के मुतल्लिक बताया गया है। नवाब साहब को बचपन से ही मुताले का शौक था और आप अखबारात और उर्दू फारसी अरबी किताबें पढ़ते थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हम नशीनी अगर किताब से हो इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। तो नवाब मोहसिनुल मुल्क को अंग्रेज़ी किताबें पढ़ने का भी शौक़ था, लेकिन अंग्रेज़ी आती नहीं थी तो उसको तर्जुमा करा के पढ़ते और बहस करते थे। 10वें पैराग्राफ में उर्दू ज़ुबान और जलसा लखनऊ के मुतल्लिक बताया गया है। उर्दू ज़ुबान की मुखालफत आपसे पहले शुरू हो चुकी थी। सर सैयद के दौर में भी हिंदुओं ने उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाईं और मोहसिनुल मुल्क के ज़माने में उर्दू ज़ुबान की मुखालफत की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। आपने उर्दू ज़ुबान की हिफाजत और हिमायत के लिए एक अंजुमन कायम की। इस अंजुमन का नाम उर्दू डिफेंस एसोसिएशन था। इसके तहत आपने एक अजीमुशान जलसा लखनऊ में मुनअक़िद किया और इसमें एक बहुत ज़बरदस्त तकरीर की। उस तकरीर में आपके ये अल्फाज सोने से लिखे जाने के काबिल हैं। आपने इस तकरीर में फरमाया, अगर हुकूमत उर्दू को मिटाने पर ही तुल गई है तो बहुत अच्छा, हम उर्दू की लाश को गोमती दरिया में बहाकर खुद भी साथ मिट जाएंगे। और साथ ये शेर पढ़ा, चल साथ के हसरत दिले महरूम से निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। आखिरी पैराग्राफ में मुसन्निफ ने सर सैयद के मिशन की तकमील में आपकी खिदमात का जायज़ा लिया है। मुसन्निफ बताते हैं कि नवाब मोहसिनुल मुल्क उसी शाहरा पर चलते रहे जिसकी दाग बेल सर सैयद डाल गए थे। सैयद के बाद मोहसिनुल मुल्क ने उनके काम को जिस तरह संभाला और निभाया और बढ़ाया, ये उन्हीं का काम था। उनके बाद कोई उनकी यादगार बनाए या ना बनाए, नवाब मोहसिनुल मुल्क सर सैयद की सबसे बड़ी यादगार है।
अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि इस मुख्तसर लेक्चर में आप इस सबक के मुतल्लिक आगाही हासिल कर चुके होंगे। अब इस सबक का खुलासा आपके सामने है, जो हेडिंग की सूरत में मैंने लिख दिया है। आप इसको नोट कर लें और इसको याद कर लें। अजीज़ तलबा, ये बात ज़हन नशीं कर लें कि खुलासा लिखते हुए हेडिंग्स नहीं लिखते। ये सिर्फ़ आप लोगों की आसानी की खातिर हेडिंग लिखवाई गई हैं ताकि आप इसको आसानी से याद कर लें। इसके बाद इस सबक के कसीरुल इंतखाबी सवालात आपके सामने हैं, आप इनको देख लें। ये कसीरुल इंतखाबी सवालात पुराने पर्चा जात में से लिए गए हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आप साल दवम के तीसरे सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क के मुतल्लिक मुकम्मल आगाही हासिल कर चुके होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।